Okay students, so now let's solve the JEE Advanced Physics paper 1. The papers were very normal, and as we have discussed before that we have to do in the blocks easy, moderate and difficult. So अगर आपने ऐसे किया होगा तो आपको basically you would have got a selection in the IIT Delhi or any other IIT. तो हम लोग अभी ब्लॉक्स में नहीं कर रहे हैं. I have the paper with me in print also and on screen also. So हम लोग sequentially one by one सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेपर 1 के, so that अगर कोई पेपर देख रहा हो तो उसको इजी पड़े कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है. एंड एवरी क्वेश्चन आई विल बी टेलिंग यू एग्जैक्टली क्वेश्चन को कैसे करना है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 says, consider a large disk of radius r and two smaller disks each of radius r equal to r by 50 lying on its circumference as shown in the figure. The smaller disks are initially in contact with each other with an angular separation delta theta between their centers. They are made to roll without slipping in opposite directions with constant angular velocity omega and 2 omega while the large disk is held stationary and ignore gravity. So basically what they are saying, ये इतना बड़ा डिस्क है हमारा, ये डिस्क फिक्स है, ये डिस्क मूवमेंट नहीं कर रहा है. इसका रेडियस है कैपिटल आर और इस पे एक ये छोटा डिस्क रखा हुआ है, उसका रेडियस कितना है स्मॉल आर. तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया आर प्लस आर, छोटे डिस्क के सेंटर से लेके इस बड़े डिस्क के इस पर. ये डिस्क आपका रोटेट कर रहा है ओमेगा से. इसके पास में एक और डिस्क है, वो भी लगभग सेम साइज का है और वो डिस्क का रेडियस भी आर है और वो डिस्क रोटेट कर रहा है आपका 2 ओमेगा से. दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर के बीच में एंगल कितना है डेल्टा थीटा. अभी ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा और दोनों यहाँ पर कहीं पर जाके मिलेंगे. तो हमें ये निकालना है कितने टाइम में मिलेंगे. ठीक है, ये ऐसे घूम के आएगा, ये ऐसे घूम के आएगा, दोनों यहाँ पर कहीं पर मिलेंगे. वी हैव टू फाइंड आउट कितने टाइम में मिलेंगे. तो मैं अज्यूम करता हूँ कि सपोज यहाँ पे लिखा है टाउ, तो मैं भी टाउ टाइम अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो है टाउ टाइम में हमें मिले, है ना. तो मैं भी अज्यूम कर लेता हूँ कि ये टाउ टाइम में मिले. टाइम की वैल्यू कितनी है टाउ. इसने कोई एंगल थीटा 1 कवर किया होगा, इसने थीटा 2 कवर किया होगा. तो टोटल एंगल कितना कवर हुआ, टोटल एंगल आपका कवर हो गया. इसने कवर किया, इसका वेलोसिटी है ओमेगा और टाइम था टाउ, इसका वेलोसिटी. अभी यहाँ हमें इनका वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा, हमें इनका वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा. इसका कितना है और इसका कितना है. टोटल एंगल पहले वाले ने कवर कितना किया थीटा 1, दूसरे वाले ने कवर कितना किया थीटा 2. एंगल कुल कितना कवर होगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 डेल्टा थीटा. अभी दोनों के बीच में एंगल कितना है डेल्टा थीटा. जब दोनों मिलेंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा डेल्टा थीटा. इसने कुछ एंगल कवर किया, इसने कुछ एंगल कवर किया. जितना एंगल कवर किया उनका वैल्यू कितना होगा 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा. अगर ये पॉइंट मास होते तो हम लोग पूरा 2 पाई कर देते, इसका कंबाइन. बट डेल्टा थीटा एक तो यहाँ पे अटक गया, एक यहाँ पे रुक जाएगा डेल्टा थीटा. तो 2 टाइम्स डेल्टा थीटा मैंने माइनस कर दिया. 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2. ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया बेसिकली टोटल एंगल, है ना. ये मेरा हो गया टोटल एंगल. अभी थीटा 1 कितना होगा, इसका ओमेगा निकाल लेता हूँ. थीटा 2 उसका ओमेगा निकाल लेता हूँ. इसका खुद का ओमेगा घूमने का कितना है ओमेगा. तो इसके अब ये चूंकि प्योर रोलिंग में है, इसको मैंने डिस्क ए नाम दे दिया, इसको डिस्क बी नाम दे दिया. अभी डिस्क ए के लिए क्या होगा, जो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी प्योर रोलिंग में है तो क्या हो जाएगी आर ओमेगा. इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है आर ओमेगा से, ऐसे जा रहा है किससे आर ओमेगा से. अगर मैं बड़े वाले डिस्क के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, उसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है आर प्लस आर.
और उसके रिलेटिव में ओमेगा क्या होगा वो लिख दिया मैंने ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश मेरा कितना आ गया r अपॉन आर प्लस आर इंटू ओमेगा, ये आ गया बिगर डिस्क के लिए। ओमेगा डैश क्या आया, इस बड़े वाले डिस्क के कॉन्टेक्स्ट में इसका ओमेगा ऐसे कैसे है। सिमिलरली जो डिस्क बी है उसके लिए भी आप निकाल लीजिए, तो उसके लिए ओमेगा डैश कितना आ जाएगा, ये तो 1 का, ये तो ए का और ये बी का, उसके लिए कितना आ जाएगा, आर तो सेम ही है, आर प्लस आर भी सेम ही है, ओमेगा जो है आपका 2 ओमेगा है, ओमेगा आपका 2 ओमेगा है, ये हमने निकाल लिया इसका ओमेगा, ये निकाल लिया इसका ओमेगा। अभी ये जो अपना इक्वेशन था यहाँ पर पुट कर देते हैं, थीटा 1 क्या होगा ओमेगा ए डैश इंटू टाउ, और थीटा 2 क्या होगा ओमेगा बी डैश इंटू टाउ, टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा। टोटल आपका हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा। इसको मैं एकदम क्लीन लिख देता हूँ, ओमेगा 1 डैश टाउ माइनस ओमेगा 2 डैश टाउ इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा। ओमेगा 1 ए डैश का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ओमेगा बी डैश का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, स्मॉल आर का वैल्यू कितना गिवन है r/50 वो यहाँ से पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, टाउ का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट, टाउ का वैल्यू निकाल लेंगे। तो टाउ का वैल्यू डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टाउ का वैल्यू हमारा कितना आया ये मैंने खुद ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है पहले ही, 2 पाई माइनस 4/51 डिवाइड बाय 3 ओमेगा। तो इसका आंसर आ गया सी। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, इसमें न तो कोई कॉन्सेप्ट है न कोई कैलकुलेशन है। भाई ये यूं घूमेगा, ये यूं घूमेगा, टोटल एंगल 2 पाई, पॉइंट मास होते हैं तो पॉइंट मास तो है नहीं, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। कॉन्सेप्ट भी इजी, कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं, ऑलमोस्ट इजी। तो इसका आंसर कितना आ गया सी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वी आर डूइंग क्वेश्चन सिक्वेंशियली, लेकिन आपको क्या करना था, एज आई हैव टोल्ड यू, आपको क्वेश्चन ब्लॉक्स में करने थे, पहले इजी फिर मॉडरेट डिफिकल्ट को छोड़ना भी था, है ना, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं इधर कर देता हूँ, बोर्ड को अभी ग्रीन ही रहने देते हैं और ग्रीन बोर्ड पे ही कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन बोर्ड पे ही कर लेते हैं। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि ये एक बड़ा सा कॉइल है, ये पहला वाला कॉइल है, ये रहा एक कॉइल ऐसे, और ये हमारा एक कॉइल है, ये एक कॉइल है इस तरह से, यहाँ पे मेरा कैपेसिटेंस है, ये मेरा अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है, और इसका सपोज मान लेते हैं कि इसका इंडक्टेंस L इफेक्टिव है और इसका कैपेसिटेंस C है। हमें निकालना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस तो तभी होता है जबकि XL इक्वल टू XC, L ओमेगा इक्वल टू 1/ωc और ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। दे वांट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सब लिखा ही हुआ है, अदरवाइज 2 पाई भी आता। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है L इफेक्टिव। तो सारा के सारा जो खेल है L इफेक्टिव पे हमारा चला गया। अभी L इफेक्टिव कैसे निकालें, तो यहाँ पे एक ये बड़ी वाली कॉइल है, बड़ी वाली कॉइल का L निकाल लेते हैं। तो बड़ी वाली जो कॉइल है उसका L कितना आएगा, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम बेसिक प्रिंसिपल्स, फाई इक्वल टू Li, है ना, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम बेसिक प्रिंसिपल्स फाई इक्वल टू Li, ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो मैं बेसिक प्रिंसिपल से ही निकाल लेता हूँ। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट Ni, म्यू नॉट N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू I, ये तो इसका हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। और अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, N इंटू D, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, D लेंथ है, N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और ये हो गए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। दिस इज माय फ्लक्स, ये फ्लक्स लिंकेज के लिए,
और इनटू इसका सरफेस एरिया, वो मैंने कर दिया कितना S, वो मैंने S कर दिया इक्वल टू मेरा आ गया Li। बेसिक प्रिंसिपल से निकाल ही लिया, तो L का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट N स्क्वायर ds। ये मेरा L का वैल्यू आ गया, ये मेरा L का वैल्यू आ गया। बड़ी वाली कॉइल का L इतना। अभी ये बोल रहा है एक छोटा वाला कॉइल इसके साथ में एंटेंगल्ड है, एक छोटा कॉइल इसके साथ में इस तरह से एंटेंगल्ड है। अब जो छोटा वाला कॉइल है इसका L कितना होगा वो भी मैंने फाइंड आउट किया, वो भी एग्जैक्टली सेम ही आया। तो ये हो गया मेरा बिगर और ये हो गया मेरा स्मॉलर। स्मॉलर के लिए ये क्या बोलता है, नंबर ऑफ टर्न्स तो हमारे 2n है, एरिया S/2 है और इसका जो लेंथ है वो भी मेरा कितना है, D/2 है। तो ये मैंने फाइंड आउट किया, ये भी हमारा एग्जैक्टली सेम ही आ गया, म्यू नॉट N स्क्वायर dx, 2 ऊपर नीचे कट गए और इक्वल टू L बिगर। इन दोनों का L तो मेरा सेम आ गया, तो मैं L1 प्लस L2 तो कर ही नहीं सकता। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों कॉइल्स इंसुलेटेड हैं, दोनों में कनेक्शन तो है ही नहीं करंट का, तो सीरीज में भी नहीं है, पैरेलल में भी नहीं है, L1 प्लस L2 भी नहीं, 1/L1 प्लस 1/L2 भी नहीं। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, अभी हमें लेना है खाली म्यूचुअल इंडक्शन, हमें खाली म्यूचुअल इंडक्शन लेना है और हमारा काम हो जाएगा। सपोज इसके अंदर करंट है आपका I1 और इसमें आपका करंट कितना है I2, इसमें करंट है आपका I2 और इसमें आपका करंट कितना है I1। तो अगर मैं बड़े वाले के लिए इक्वेशन लिखता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप, मेरा पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा -L di1/dt और -M di2/dt। L di1/dt क्यों हुआ, L di1/dt आपका हुआ कि भाई आपका जो है इसका सेल्फ इंडक्टेंस है और M क्या हुआ, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा, क्योंकि जो इसका अपना फ्लक्स है, पहले आपने इसको ऑन किया, ऑन करंट सपोज ऐसे जा रहा है, तो जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ मेन कॉइल का, तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ नीचे होगा खुद का, तो एक तो वो इसको अपोज करेगा और दूसरा जो इसका फ्लक्स ऊपर जा रहा है वो दूसरी वाली के अंदर भी जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ नीचे की ओर होगा, करंट उसका ऐसे फ्लो होगा, इसका करंट ऐसे फ्लो होगा, इसका करंट आपका ऐसे फ्लो होगा। तो नेट टू नेट मैंने लिख दिया L di1/dt - M di2/dt, ये हमारा इसका क्या हो गया, ये हमारा इसका जो है पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अब अगर मैं लेता हूँ छोटे वाली कॉइल के लिए, अब मैं लेता हूँ स्मॉलर कॉइल के लिए, तो स्मॉलर कॉइल के लिए मेरा क्या होगा, इसमें एक तो इसका खुद का L है, एक उसका M भी है। तो आई एम राइटिंग द सिंपल मैथमेटिकल जो हम लिखते हैं स्मॉलर कॉइल पर पोटेंशियल ड्रॉप, वो क्या हो जाएगा, छोटी वाली कॉइल का L और उसका di2/dt और जो उसका अपना करंट है और -M di1/dt। ये मैंने लिखा है खाली मैथमेटिकल चीज, भाई मैथमेटिकल यही फार्मूला होता है, माइनस का M या L di/dt, एक करंट तो इसका आएगा, एक करंट इसका आएगा और ये मेरा हो गया टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। क्वेश्चन में लिखा है दोनों कनेक्टेड हैं, अगर दोनों कनेक्टेड हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप तो इतना हो गया, लेकिन ये शॉर्ट सर्किटेड है और कुछ तो है ही नहीं, तो इसको कितना करना पड़ेगा, इक्वल टू आपको 0 करना पड़ेगा। इसको आपने 0 कर दिया, इसको आपने 0 कर दिया, तो यहाँ से आपको निकालना है M di2/dt की वैल्यू और यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ से निकालना है M di2 की वैल्यू, यहाँ पर पुट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब हम लोग अभी चलते हैं आगे। तो अभी हमने क्या किया था, हमने ये देखा था कि अभी इसको थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ मैं, 0 इक्वल टू -L di2/dt -M di1/dt सेकेंडरी कॉइल के लिए। ये मैंने खाली इक्वेशन लिखी है, मैथ्स की डायरेक्शन कुछ नहीं देखा, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन से लिखी है। अभी हमें अब मैंने कुछ एल्जेब्रिक जगलरी किया, पहले तो दोनों को मैंने प्लस कर दिया
दोनों को मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई तो m से, ठीक है। हमें di2/dt निकालना है, चलिए पहले वही निकाल लेते हैं। di2/dt मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का m di1/dt एंड डिवाइड बाय l। नाउ अभी मुझे m di2/dt निकालना है, तो यहाँ पे मैंने m को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने m का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया m di2/dt। तो जो मेरी प्राइमरी कॉइल थी जहाँ पर मेरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, माइनस का l di1/dt, और मेरा इतना था माइनस का m di2/dt। तो ये तो हो ही गया मेरा, ऐसे कि इसको तो एज इट इज रख दिया मैंने l di1/dt, और यहाँ पे अब माइनस का m di2/dt क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन तो बाहर ही है, माइनस का m²/l di1/dt। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का l di1/dt और प्लस का m²/l di1/dt। अभी यहाँ से मैंने माइनस का di1/dt कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, l माइनस m²/l, इसको मैंने बोल दिया l इफेक्टिव, इसको मैंने बोल दिया l इफेक्टिव, ठीक है, l इफेक्टिव। तो हमें ये l इफेक्टिव यूज करना है। m का वैल्यू कैसे निकालूं, एक तो होता है फार्मूला √L1L2, बट वो होता है कपलिंग 100% के लिए, जबकि पहली कॉइल का सारा फ्लक्स दूसरी कॉइल में जा रहा हो। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, दूसरी कॉइल तो छोटी है, उसका सरफेस एरिया ही छोटा है, तो सारा फ्लक्स तो उसका जाएगा ही नहीं। दूसरी कॉइल तो छोटी है, उसका सरफेस एरिया भी छोटा है, तो उसका सारा फ्लक्स तो जाएगा ही नहीं। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से phi2 इक्वल टू mi1, phi2 आप निकाल ही सकते हो, क्या होता है हमारा b का वैल्यू कितना हो गया, μ0 ni1, ये तो हो गया b का वैल्यू। वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 2n इंटू dy2, दैट इज द फ्लक्स लिंकेज, इंटू इसका एरिया कितना था s/2 करके। दोनों को मैच करेंगे तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो हमारा l का वैल्यू था डिवाइड बाई 2। m का वैल्यू कितना आ जाएगा, μ0 n² ds डिवाइड बाई 2। तो जो l का वैल्यू था डिवाइड बाई 2 मेरा m का वैल्यू आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहीं पे मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ l इफेक्टिव को। l इफेक्टिव कितना आ जाएगा, l माइनस l²/4l, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा आ गया 3l/4। l इफेक्टिव आपका कुछ कम हो गया। अब ये l इफेक्टिव कम क्यों हो गया, क्योंकि दूसरी कॉइल है, उसने इसका इंडक्टेंस कम कर दिया, इसका इनर्शिया कम कर दिया, ठीक है। हमने सिंपल किरचॉफ के लॉ लगाए हैं, डायरेक्शन का कुछ भी ध्यान नहीं रखा, माइनस m di/dt माइनस l di/dt, सिंपल अलजेब्रा कर रहे हैं, उससे हमारा निकल के आया l इफेक्टिव आपका कम हो गया। √L1L2 वाला फार्मूला यहाँ पर नहीं चलेगा, l इफेक्टिव आपका कम हो ही गया, तो ओमेगा का फिर वैल्यू कितना होगा, ओमेगा का वैल्यू हमारा हमने निकाला ही था, ओमेगा इक्वल टू 1/√L इफेक्टिव, that is 3l/4 into c, it will be 2/√3lc, it will be 2/√3lc, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने सोचा कुछ भी नहीं, दिमाग कुछ भी नहीं लगाया, पहले वाले का इंडक्टेंस कैलकुलेट किया, दूसरे वाले का इंडक्टेंस कैलकुलेट किया, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्चुअल कैलकुलेट किया। बड़े तो ऐसे तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। फिर वहाँ पे टर्म आया था m di2/dt, वो कहाँ से लाएं, उसके लिए सेकेंडरी जो कॉइल थी उसका किरचॉफ लॉ लिखा, सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल अलजेब्रा, जो फार्मूले होते हैं माइनस का m, अगर आप करंट का डायरेक्शन ध्यान ना भी रखें तो भी सिंपल फार्मूले से, ठीक है। अगर आप ये ध्यान ना भी रखें करंट इसका ऊपर है उसका नीचे है ना,
सिंपल अलजेब्रा से करें तो भी हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सी। तो पहला क्वेश्चन इजी था, करते वो तो सिंपल ही था, और सेकंड भी बेसिकली सेकंड क्वेश्चन क्या है, जो आपको थ्योरी पता है उसको लगाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, आपका आंसर आ जाएगा। अभी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर है, इसको बेसिकली यहीं पे करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद अ सेंटर ऑफ मास स्पीड v0 इक्वल टू g/3। मैं एक काम करूंगा, अच्छे से PDF नोट्स सॉल्यूशंस बना करके YouTube के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको आप डाउनलोड कर लेना, उनको आप डाउनलोड कर लेना, उनको आप डाउनलोड कर लेना। ये मैं अभी इधर का रब कर देता हूँ। तो इसमें ये आपका सिलेंडर रोल कर रहा है, रोल करते करते कॉर्नर पे आया, कॉर्नर पे आकर के भी इसने अपना टच नहीं छोड़ा, इस कॉर्नर पे रोल करने लग गया ऐसे, कॉर्नर पे ऐसे रोल करने लग गया, और जब नीचे आया तो उस प्रोसेस में उसने बीच में कहीं पे टच छोड़ दिया। हमने क्वेश्चंस किए थे, एक ही हेमिस्फेरिकल है, उसके छोटा सा बॉल रखा है, बॉल नीचे आता है हेमिस्फीयर से कहीं पे टच छोड़ देता है। कहाँ पे टच छोड़ेगा, वो बॉल टच छोड़ेगा जहाँ पर कि आपका नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन ये भी है, ये सिलेंडर आगे चला, कॉर्नर पे ऐसे घूमा, घूमने के बाद में एक पॉइंट पे इसने आपका नॉर्मल 0 हो गया, इसने टच छोड़ दिया, उस पॉइंट की आपको वैल्यू निकालनी है, राइट। उस पॉइंट की आपको निकालनी है वैल्यू, कौन से एंगल पर छोड़ा, और एंगल निकालते ही आपका वहां पे V भी निकल जाएगा। V कैसे निकलेगा, V आपका निकलेगा एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन तो कुछ हो ही नहीं रहा कि एनर्जी का लॉस हो, है ना, कोलिजन कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ तक प्योर रोलिंग है। जब पॉइंट आया तो वहाँ पे ऐसे करके रोटेट करने लग गया। तो ये क्वेश्चन मैं यहीं पे कर देता हूँ, सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं यहीं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये पहले आगे चला, अभी ये क्या करेगा, इसके अराउंड रोटेट करेगा। तो पहला तो यही मन में आता है, रोटेट करने से पहले और बाद में कुछ चेंज होगा ओमेगा और V में। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूं अबाउट दिस पॉइंट O, जो कि पॉइंट कॉर्नर का है, तो पहले एंगुलर मोमेंटम कितना है, I ओमेगा और प्लस हाफ mv²। बाद में ये इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, तो और पहले भी ये इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन ही कर रहा था। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें, इमीडिएटली वी नो कि ओमेगा का वैल्यू तो सेम रहने वाला है। जो ओमेगा पहले था वही ओमेगा यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पर प्योर रोटेशन है, यहाँ पर आपका प्योर रोटेशन है, ओमेगा मेरा सेम हो गया। अभी ये मेरा कॉर्नर है, और कॉर्नर में सपोज ये घूमते घूमते हमारा जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे कहीं पे आ गया बॉल का। ये मेरा बॉल था, ये मेरा वर्टिकल है, ये मेरा वर्टिकल है, ये एंगल थीटा है, और ये बॉल का सेंटर ऑफ मास है। यहाँ पे क्या लग रहा है, mg, इधर क्या लग रहा है आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ए नॉर्मल इधर, mg इधर, और ये एंगल भी आपका थीटा हो गया। नीचे mg, वहां पे नॉर्मल, ये एंगल भी आपका थीटा हो गया। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं फोर्स बैलेंस। ये हमारा रोटेट कर रहा है, mg का इस तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, और ऊपर क्या है m, एंड इट शुड बी इक्वल टू mv²/r। क्यों, क्योंकि ये प्योर रोटेशन में है अबाउट दिस पॉइंट। अबाउट दिस पॉइंट ये प्योर रोटेशन में है। अगर ये प्योर रोटेशन में होगा अबाउट दिस पॉइंट, तो क्या होगा, अगर ये अबाउट दिस पॉइंट प्योर रोटेशन में है तो क्या होगा, आपका यही होगा mv²/r। अभी ये बोल रहा है नॉर्मल का वैल्यू 0, तो नॉर्मल का वैल्यू मैंने 0 कर दिया, ठीक है, नॉर्मल का वैल्यू मैंने 0 कर दिया। यहाँ से निकल के आया mv² = mgr cos थीटा, mv² = mgr cos थीटा। अच्छा, ये करना है, 1 मिनट।
तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया रोटेशन के लिए। आपको v का वैल्यू निकालना है तो एक पॉइंट तो मैं लेता हूँ जबकि ये स्फेयर सरफेस पे ही था, और एक पॉइंट लेता हूँ जबकि ये थोड़ा नीचे आ गया। दोनों में एनर्जी का बैलेंस करते हैं। एनर्जी पहले कितनी थी, रोटेशनल भी थी और लीनियर भी थी। रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लीनियर हाफ एम वी स्क्वायर। इसका आई कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो तो एक तो हमारा हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज आई कितना था, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और प्लस एक मेरा हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो और वी स्क्वायर को भी मैंने क्या किया, खैर वी स्क्वायर को वी स्क्वायर और प्लस एम जी आर, जो इसका सेंटर ऑफ मास था ग्राउंड से आर हाइट पे था। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 1/2 है और ये 1/4 है, आधा और 1/4 कितना हो गया, 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, और प्लस एम जी आर। ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माई इनिशियल टोटल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक। फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल ये जो रोटेट कर रहा है उसकी, दैट इज उसका वेलोसिटी है हाफ एम वी स्क्वायर, और प्लस ये थोड़ा नीचे आ गया, इसका हाइट क्या हो जाएगा अभी, ये इसका हाइट कितना है, ये पूरा आर, तो ये इसका हाइट हो गया आर कॉस थीटा प्लस एम जी आर कॉस थीटा। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया एनर्जी बैलेंस का। हमें यहाँ पे एम जी आर कॉस थीटा की वैल्यू पता ही है, हाफ एम वी स्क्वायर, वो यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यहीं कर देते हैं, इसके नीचे ही इसको सिंप्लीफाई। तो एनर्जी शुरू में कितनी थी, 3/4 एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर, और अंत में कितनी थी, अंत में देखिए ये यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जब ये प्योर रोटेशन कर रहा हो, लीनियर मोशन तो है ही नहीं, प्योर रोटेशन है। तो प्योर रोटेशन में एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसको भी हमें फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही करना पड़ेगा। ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको हमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही करना पड़ेगा। और आई कितना होता है, अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 3/2 एम आर स्क्वायर, तो 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा को मैं अपने आप ही वी लिख दूंगा। सो इट विल बी 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 3/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये मेरा हो गया 1/2, आई का वैल्यू कितना है, एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंटू ओमेगा स्क्वायर। इट विल बी 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और it will be again 3/4 एम वी स्क्वायर, 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी आर इक्वल टू 3/4 एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर कॉस थीटा। एम जी आर कॉस थीटा इज अगेन एम वी स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी नॉट का वैल्यू कितना गिवन था, वी नॉट का वैल्यू हमें कितना गिवन था, वी नॉट का वैल्यू √GR/3। सो 3/4 इंटू GR/3, ये मेरा वी नॉट का वैल्यू प्लस एम जी आर इक्वल टू 3/4 एम वी स्क्वायर। एम जी आर कॉस थीटा कितना था, वो हमारा आई थिंक एम वी स्क्वायर ही था, वो हमारा एम वी स्क्वायर ही था। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, एम जी आर कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब इसमें जो कटे काट देते हैं, बाकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 से ये 3 गया, ये है 1/4, ये है 5, ये कितना हो गया 5/4 एम जी आर। ये मेरा कितना हो गया 7/4,
mv स्क्वायर, तो 4 से 4 गया, m से m गया, v स्क्वायर इक्वल टू 5r g, v स्क्वायर इक्वल टू 5rg, तो 5rg डिवाइड बाय 7, तो v कितना हो जाएगा इसका अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट आपका v हो जाएगा 5gr/7। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे कोई कैच था, कैच कुछ भी नहीं था। यहाँ पे एक मन में हिंच हो सकता है कि एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं होगा। जब वो कॉर्नर पे गया ऐसे रोटेट कर रहा है तो एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं होगा, बट कोई कोलिजन तो हो नहीं रहा, कोई जंपिंग नहीं, कोई स्ट्राइकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, अगर कोई स्लिपिंग भी नहीं हो रहा। भाई वहाँ भी खुद ही बोल रहा है कॉर्नर पे प्योर रोटेशन है, पहले भी प्योर रोटेशन है। जब प्योर रोटेशन स्लिपिंग का सवाल ही नहीं होता, तो कहीं पर भी कोई स्लिपिंग नहीं है, कोई कोलिजन नहीं, कोई जंपिंग नहीं, तो इसीलिए एनर्जी का लॉस नहीं होगा। बाकी इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, सभी ने कर दिया होगा प्रोबेबली। ये क्वेश्चंस करे जाओ आपका हो जाएगा, वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? एक लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और लेंस को आपने एक मीडियम में रख दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई n लिक्विड है। तो आपको लेंस का पावर का वेरिएशन निकालना, अगर मैं लिक्विड का चेंज करता हूँ तो पावर का फार्मूला वही होता है 1/f, और ये मेरा क्या हो गया n1/n2 वाला लगा देते हैं फार्मूला। तो n1 तो है 1.5, n2 कितना है n लिक्विड -1, और आपका जो भी है 1/r1 -1/r2 ऐसे करके कुछ कांस्टेंट वैल्यू आती है यहाँ पे। तो मेरा पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा? पावर का फार्मूला मेरा हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय n लिक्विड -1 इंटू सम कांस्टेंट मैंने मान लिया c। हमें क्या एक्चुअली इसको प्लॉट करना है, तो हमें इसको प्लॉट करना है। अब मैं ग्राफ देखता हूं तो सारे ग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। जब आपका एटमॉस्फेयर या जो बाहर वाला लिक्विड है उसका आपका n1 है, यानी बाहर आपका एयर है, तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, है ना, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये पावर मेरा कितना आ जाएगा? कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा मेरा 0.5 c आई कैन फाइंड आउट 1/r1 -1/r2 करके मैं c निकाल सकता हूँ, है ना। तो पावर विल बी सम पॉजिटिव थिंग। तो डायग्राम डी तो गलत हो गया, स्टार्ट ही आपका माइनस से हो रहा है। जब ये 1.5 है, जब आपका NL आपका 1 है तो ऐसे हो गया। जब NL आपका 1.5 है तो 1.5 में यहाँ पर पुट करूँगा, 1.5 बाय 1.5 -1, 1 - 1 आपका कितना हो गया? 0। तो पावर का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 0। तो पावर का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। अगर पावर का वैल्यू यहाँ पे 0 हुआ तो पावर का वैल्यू यहाँ तो 0 है ही नहीं, यहाँ भी 0 नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। ए और बी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब ए और बी में से ऑप्शन कौन सा होगा वो हमें चेक करना है। अब देखो ये तो नॉन लीनियर है और ये लीनियर है, और ये हमारा ग्राफ कैसा है? P प्रोपोर्शनल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/NL। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप कोई ग्राफ है, और ये नॉन लीनियर ही होगा। लीनियर तो y = mx + c वाला होता है। तो ऑप्शन ए मेरा लगभग सही हो गया। लगभग क्या मतलब? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट कंपेयर टू बी, सी एंड डी। तो बी, सी और डी मैंने तीनों गलत कर दिया, ऑप्शन ए को मैंने सही कर दिया। 1.5 पे पी का वैल्यू 0 होगा, पी विल बी लाइक दिस ओनली, शुरू में पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, इट विल बी ए नॉन लीनियर ग्राफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4।
अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आपका nth ऑर्बिट से लेके फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो आपको इस ट्रांजिशन में कई सारे वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपका nth वैल्यू से लेकर के फर्स्ट वाले में जंप कर रहा है, इसको आप कई सारे निकालने हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी निकालना है। एनर्जी कोई भी ऑर्बिट में कितना होता है, ग्राउंड फ्लोर में पोटेंशियल तो होता है माइनस का k q1 q2 बाई r। काइनेटिक होता है हाफ mv स्क्वायर। नेट टू नेट आपका कितना आ जाता है, माइनस का k e स्क्वायर बाई 2r। आपका कुछ ऐसे आ जाता है कि आप रख लेते हो 8 पाई 2 पाई 4 बाई एप्सिलॉन 0 का, इसका हो गया 8 पाई एप्सिलॉन 0r। ये आपका इस तरह से आ जाता है, ठीक है, इस तरह आपका आ जाता है। तो अभी मैंने लगा दिया h न्यू इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। h आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा न्यू इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच। डेल्टा ई निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं हायर का, बाद में लोअर का, दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों को मैंने माइनस कर दिया, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 एच 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r1 एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो गए। अभी बचता है ऑप्शन नंबर डी। चेंज इन टोटल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज h अपॉन 2 पाई v1 अपॉन r1 माइनस n vn अपॉन rn। तो अभी यहां पे आपने डेल्टा ई निकाला ही था, तो यहाँ पे आपने डेल्टा ई निकाला ही था, यहाँ पे आपने डेल्टा ई निकाला ही था। तो चलिए, एक तो ये निकालना है हमें चेंज इन टोटल एनर्जी, एक निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं के में चेंज निकाल लूँ तो टोटल कितना हो जाएगा उसका, फिर वो आधा हो जाएगा। तो या तो ए गलत है या फिर डी गलत है। तो पहले निकाल लेता हूँ चेंज इन टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में चेंज मेरा कैसे निकलेगा, या के ई निकाल लेते हैं। के ई में चेंज कितना हो जाएगा, एक तो के ई है एम वी एन स्क्वायर और दूसरी के ई है हाफ एम वी स्क्वायर। इन दोनों में चेंज निकाल लेते हैं, ठीक है, इन दोनों में चेंज निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे आंसर खाली वी एन के 1 टर्म्स में है, h अपॉन 4 पाई भी आ रहा है। सो दे मस्ट हैव यूज्ड द बोर इक्वेशन, दैट इज एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। हमें भी ये इक्वेशन यूज करनी है और वी एन वी आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ फटाफट। तो डेल्टा के की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा के की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम वी एन स्क्वायर माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे डेल्टा के की वैल्यू हो जाएगी। अभी एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। सो आई कैन से एम वी एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आर एन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा की को एम वी एन तो 1 लिख दिया, वी एन मैंने 1 लिख दिया, माइनस का हाफ एम वी 1 लिख दिया, दूसरा वी 1 लिख दिया। एम वी एन तो पता ही है, एन एच अपॉन 2 पाई आर एन। वी एन आपका यहीं से आ गया और ये भी आपका कितना आ गया, एन की जगह यहाँ पर 1 पुट करना पड़ेगा। तो 1 पुट कर दिया मैंने, h अपॉन 2 पाई आर और इंटू वी। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कॉमन है वो ले लेते हैं। तो कॉमन क्वेश्चन में कितना आ रहा था, h अपॉन 4 पाई आर। h अपॉन 4 पाई आर तो यहाँ पे आ रहा था एन वी एन अपॉन आर एन माइनस एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो v डिवाइड बाई आर।
ये हमारा आंसर आया डेल्टा के ई का, ये तो हो गया डेल्टा के ई, है ना, ये हमारा डेल्टा के ई हो गया। अभी देखते हैं डेल्टा के ई की वैल्यू क्या है। बिल्कुल सही बात है, h/4 और हमने कॉमन कितना लिया था, हमने h/4, अच्छा r तो अंदर आ ही गया, तो हमने h/4 कॉमन लिया था। बिल्कुल सही बात है, हमने h/4 कॉमन लिया था, तो ये ऑप्शन ए तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। जो डेल्टा के ई होगा वही शायद डेल्टा, वही हमारा टोटल होगा। पोटेंशियल एनर्जी का हाफ ही तो डेल्टा के ई होता है, दोनों का सब्सट्रैक्ट करके हाफ आता है, तो जो ये वैल्यू होगी वही लगभग ये वाली वैल्यू होगी। तो डी तो आपका गलत हो गया, डी आपका हो गया गलत, क्योंकि वैल्यू आपकी अलग है, वैल्यू आपकी आधी कर दी। ए आपका सही हो गया, सी आपका सही हो गया। अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी चेक कर लेते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ में चेंज कितना होगा। लैम्डा इक्वल टू h/p, उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/p। तो लैम्डा इक्वल टू h/p, तो आपने क्या किया, लैम्डा n इक्वल टू h/mvn, और ये हमारा हो गया h/mv, h/mv। अभी ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, ऑप्शंस में है E²/4ε0, ये इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, 1/kn माइनस 1/k1। अब अभी इसको लिख लेते हैं उससे mvr इक्वल टू, बट यहाँ पर क्या है कि वो तो काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ तो खाली मोमेंटम ही है, तो फिर आपको इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए Vn से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Vn से डिवाइड करना पड़ेगा, V से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, V से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे करके देखते हैं, लेट अस ट्राई टू मैच द सॉल्यूशन बाय दिस अलजेब्रा। मैच होता है क्या, और डिवाइड बाय 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, के के फॉर्म में लाने के लिए HVn डिवाइड बाय 2kn माइनस HV/2k1, ये डेल्टा के हो गया। h/2 तो आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया Vn/kn माइनस V/k, k1 को मैंने k ही लिख दिया, और वहाँ पे तो कोई n का फॉर्म ही नहीं था, kn के ऊपर 1 ही था, है ना, और बाहर कुछ कॉमन था E²/ε0, तो ये टर्म तो था ही नहीं Vn/kn वाला। तो अगर ये टर्म ही नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगर वो आपका ऑप्शन गलत हो गया तो व्हाट वी विल से, ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया, ए करेक्ट, सी करेक्ट, बी और डी आपके गलत हो गए। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। इट वॉज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, पहले यही क्वेश्चन करना था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 यू कुड हैव डन, स्टार्टिंग में वो दो बॉल्स घूम रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले यही कर लो, इमीडिएट ही हो जाता है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक प्रोजेक्टाइल को आपने इस तरह से थ्रो किया है, प्रोजेक्टाइल को आपने इस तरह से थ्रो किया है, ऐसे प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और ये यहाँ से टकराएगा, तो ये तो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। तो उसका हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, y इक्वल टू u साइन थीटा t को रखते थे x/u cos थीटा, तो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो g और t को रखते थे x/u cos थीटा, दैट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपने रख दिया 2। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इट पासेस थ्रू पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट तो है 5, y कोऑर्डिनेट है 1। अब ये खुद ही बोल रहा है पॉइंट P से बंदा पास होता है पार्टिकल, तो पहले उसी को रख देते हैं, इसको कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y का वैल्यू रख दिया 1, इसका रख दिया मैंने 5 tan थीटा,
और g की वैल्यू g रहने देते हैं, इन्होंने कुछ बोला भी नहीं है। x की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 25 डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब पहले केस में बोल रहा है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो टेन थीटा कितना हो गया 1 और कॉस थीटा कितना हो गया आपका 1 बाय अंडर रूट 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 इक्वल टू 5 माइनस, अभी आपको g के टर्म्स में निकालना है, तो 25g डिवाइड बाय 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा 1 बाय रूट 2, तो ये हो गया मेरा 1 बाय 2। 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया, अभी क्या होगा 25g बाय यू स्क्वायर इक्वल टू 4, तो u कितना आ जाएगा मेरा 25 बाय 4, यानी कि 5 बाय 2 अंडर रूट जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन ए। पहले यही सारे क्वेश्चंस करने थे। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री द पार्टिकल रीचेज द मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेस पी। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होगा, पी के पहले या पी के बाद में। तो अगर पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट पी पे ही हो तो ये मेरा आर मैक्स बाय 2 होगा। मैं आर मैक्स बाय 2 निकाल लेता हूँ। अगर आर मैक्स बाय 2 5 से कम है तो पार्टिकल मैक्सिमम इस पॉइंट पर बाद में आया मैक्सिमम हाइट के, अगर वो आर मैक्स बाय 2 ज़्यादा है तो पहले ही आ गया। तो हमारा प्लान बी में हम लोग क्या करेंगे, आर मैक्स निकाल लेते हैं। प्लान बी में हम लोग आर मैक्स निकाल लेते हैं, वी का वैल्यू 5 रूट जी बाय 2। तो चलिए आर मैक्स निकालते हैं। आर का फार्मूला क्या होता था, आर का मेरा फार्मूला होता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही मेरा आर का फार्मूला होता था। यू तो मेरा है ही पता है मुझे, 5 अंडर रूट 5 बाय 2 जी, ऊपर ही निकला है उसका स्क्वायर। एंगल कितना गिवन था, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो साइन 90 मेरा होता है 1 और डिवाइड बाय जी। ठीक है, यही होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू एच मैक्स। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4। इसका स्क्वायर हो गया 25/4, ये हो गया r। तो r डिवाइड बाई 2 वो हो जाएगा 25/8। इट विल बी 3 पॉइंट समथिंग, इट विल बी 3 पॉइंट समथिंग। और x का वैल्यू कितना था, क्वेश्चन में गिना गया हुआ 5, यानी कि यहाँ 3 पर आपका क्या आ गया एच मैक्स। x इक्वल टू 3 पर आपका एच मैक्स आ गया और बाद में आपका कम हुआ। तो ये पॉइंट आपका बाद में आएगा, बिल्कुल सही बात है। दैट इज नेक्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हमने आर मैक्स कैलकुलेट किया, उसका आधा कैलकुलेट किया, ये पॉइंट उसके बाद में आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो सेम वे वी कैन कैलकुलेट फॉर ऑप्शन सी आल्सो एंड ऑप्शन डी आल्सो। अगर मैं ऑप्शन सी में कैलकुलेट करूं थीटा इक्वल टू 30 रख करके, तो वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो पार्टिकल जो मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी, तो बिल्कुल सही है, ये भी हमारा एकदम करेक्ट ही आता है, ये भी हमारा एकदम करेक्ट ही आता है। ए बी सी तीनों करेक्ट है। इफ आई पुट tan थीटा इक्वल टू 1/5 है ना, अगर मैं ये इक्वेशन जो हमारा ट्रैजेक्टोरी का है, अगर मैं रखता हूँ tan थीटा इक्वल टू 1/5, तो इसमें क्या होगा, रख के देखिए। इसको रखा मैंने 1/5, 1 इक्वल टू 1, 5 कट गया, 1 माइनस समथिंग, 1 इक्वल टू 1 माइनस समथिंग, ये मेरा आ गया 0, इसकी वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। कोई रैंडम ही वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि ये पॉइंट उस पर लाई नहीं करेगा, है ना, ये पॉइंट उस पर लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी इज बेसिकली रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ए बी एंड सी आर करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग। ए बी सी आर करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग। ठीक है, एंड डी इज रॉन्ग, एंड डी इज रॉन्ग। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि ये एक प्रोसेस है ए बी सी ए,
जो A से B है ये तो हमारा क्या है, आइसोथर्मल है। B से C देखिए यू कैन सी आइसोकोरिक है, और C से A मेरा क्या है, ये बेसिकली इन्होंने कुछ गिवन है AB, अच्छा ये एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। वॉल्यूम्स ऑफ द गैस एट V1 और V2 आर A एंड B। यहाँ पर वॉल्यूम A है और यहाँ पर मेरा वॉल्यूम क्या है, B है। अब साइक्लिक हीट इनपुट Q इनपुट एंड Q आउटपुट एफिशिएंसी इतनी होती है। अभी आपको पॉइंट A, B, C और D निकालने हैं। आपको A, B और C, D निकालने हैं। अब ये हम लोग कैसे निकालें, है ना, ये हम लोग कैसे निकालें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जो इसमें से पहले लगे वो निकाल लो। तो जो इसमें से पहले लगे वो निकाल लो, जो इसमें से पहले लगे वो निकाल लो, ठीक है, जो इसमें से पहले लगे वो निकाल लो। अभी चलिए 1 बाय 1 करते हैं। अभी इसमें आपका ये AC तो एडियाबैटिक है और यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट A और C के लिए इक्वेशन लगा लेते हैं अपना एडियाबैटिक वाला, PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या तो PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, प्रेशर की तो बात हो नहीं रही, यहाँ पे बात हो रही है टेम्परेचर की, क्योंकि टेम्परेचर ही पूछा हुआ है। तो उसके लिए अपना इक्वेशन क्या था, टेम्परेचर के लिए अपना इक्वेशन था, जो मेन इक्वेशन था वो था मेरा PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और C और हमारा था PV इक्वल टू nRT, राइट। तो हमें P को एलिमिनेट करना है, तो P की जगह रख देंगे T/V, तो मेरा क्या आ जाएगा, T/V⁻⁴ गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी खुद ही बोल रहा है मोनो एटॉमिक का गामा कितना होता है, Cp/Cv 5/3, 5/3 यहाँ पर मैंने पुट किया, TV 5/3 - 1 2/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। So TV⁻² 2/3 इक्वल टू सम कांस्टेंट। अभी यहाँ पे मेरे दो पॉइंट्स थे A, B, C। A और C पॉइंट लाई करते हैं, तो TAVA⁻² इक्वल टू TCVC⁻²। A तो था आई थिंक वॉल्यूम 1 और C था वॉल्यूम 2। एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो वॉल्यूम 1 तो था A और वॉल्यूम 2 था C। एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो मैंने एक बार चेक किया, तो TA/TC इक्वल टू V2/V1 इसकी पावर 2/3। अब इसको लिख दिया इन्होंने, कितना गिवन है क्वेश्चन में, V2/V1 8 गिवन है, 8 की पावर 2/3। तो 8 कितना होता है, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की पावर 2/2 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 4। सो TA इक्वल टू 4 टाइम्स TC। ऑप्शन के अंदर भी यही गिवन है ना, ऑप्शन के अंदर भी यही गिवन है। तो ऑप्शन C आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसको आप जरा चेक कर लीजिए। इतने में मैं चाय पी लेता हूँ, या पहले पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में चाय पियेंगे, है ना, उसके बाद में चाय पियेंगे। अभी ये तो हो गया इसका पार्ट C। अभी हम लोग चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स पे। तो अभी इसका पार्ट C हो गया, प्रेशर ऑफ द। अभी इसके हम लोग चलते हैं अब बाकी पार्ट्स पे, बाकी पार्ट्स पे चलते हैं। तो बाकी पार्ट पे हम लोग इसके कैसे चले, तो पहले ये देखते हैं V2 A देख लेते हैं, B देख लेते हैं, D देख लेते हैं। V2/V1 इक्वल टू 8 हीट रिलीज्ड इन द प्रोसेस BC। BC आपका क्या है, आइसोकोरिक। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट और हीट रिलीज क्या होती है, डेल्टा W इक्वल टू 0, डेल्टा Q इक्वल डेल्टा U, NCV डेल्टा T। तो ये मेरा हो गया NCV डेल्टा T, ये हो गया BC में रिलीज, और एब्जॉर्ब AB में कितना हो गया, AB आपका आइसोथर्मल है, तो डेल्टा T तो आपका 0 ही है, तो आपका हो जाएगा P डेल्टा V, राइट, आपका हो जाएगा P डेल्टा V NR डेल्टा T। दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं हीट रिलीज्ड।
हीट की बात कर लेते हैं पहले, ए से बी करनी है बात और बी से सी करनी है। तो दोनों में हम लोग हीट की बात कर लेते हैं, ए से बी करना है और बी से सी करना है। ए से बी आपका क्या है, आइसोथर्मल है। तो हीट का फार्मूला होता था हमारा 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। V2 अपॉन V1 तो आपको 8 गिवन ही है ना, और T मेरा कितना है, ये तो आइसोथर्मल है, जो A है वही B है, तो इट विल बी 2.303, या इन्होंने ऑलरेडी ln2 का वैल्यू गिवन है शायद, है ना, ln2 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 0.7, तो 2.303 का भी जरूरत नहीं है। सो n का जरूरत भी नहीं होगा, लेकिन n ले लेते हैं एक बारी, nRTA, और ये है log 8 का हो जाएगा 3 इंटू ln2। दैट इज माई A to B हीट का सप्लाई। हीट एब्जॉर्ब। B to C मेरा क्या है, आइसोकोरिक वॉल्यूम तो मेरा कांस्टेंट है। अगर मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है, मेरा वर्क डन तो है ही नहीं, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा T। तो डेल्टा W डेल्टा Q मेरा क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा T, CV कितना होता है 3/2R, डेल्टा T क्या हो जाएगा, जो A से लेके C पे जाते हैं, है ना, A से C पे जाते हैं, तो TA माइनस TC, TA माइनस TC, TA माइनस TC। हम लोग जा रहे हैं A से B और B से C, तो हम लोग A से B और B से C पे जा रहे हैं, बट A और B तो सेम ही है, तो कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो टेम्परेचर B का है वही टेम्परेचर तो A का है, तो इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा ना। ये हमारा हो गया एनर्जी वहाँ पे, ये मेरा एनर्जी वहाँ पे हो गया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो सही में कम ही आता है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। दिस सिंपल कैलकुलेशन ये मैंने किया हुआ है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया, ये भी आपका करेक्ट हो गया। अभी बात करते हैं ऑप्शन, अभी कौन कौन से ऑप्शन बचे, ऑप्शन कौन कौन से बचे हमारे पास में। हमने क्या किया, हमने एक तो C निकाल लिया, B निकाल लिया। अभी V2 अपॉन V1 8 है, तो प्रेशर भी निकाल सकते हो आप। प्रेशर कितना आ जाएगा, ये अपना 4 टाइम्स तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो खाली गामा है, यहाँ पे गामा -1 था, तो ये तो गलत आपका, वैसे गलत हो जाएगा, अपना कैलकुलेशन में गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया, क्योंकि इसका हो जाएगा PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और गामा कितना है 5/3 है, तो 8 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5, अपना 2 की पावर 5 जाएगा, 32 जाएगा, तो 4 टाइम्स तो होगा नहीं, तो डी गलत हो गया आपका। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ V2 एंड V1 ईटा डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आइसोथर्मल है, ये मेरा एडियाबैटिक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर है T, यहाँ पर भी टेम्परेचर है T, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है TC, यानी T/4। तो T और T/4 ऐसे करके हमारा काम चल रहा है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ V2 अपॉन V1, अगर अपना V2 अपॉन V1 कांस्टेंट है, अगर V2 अपॉन V1 का रेशियो कांस्टेंट है, तो T अपॉन TA अपॉन TC का रेशियो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो ईटा हमारा होता ही, डिपेंड ही करता है टेम्परेचर के रेशियो पे। अगर टेम्परेचर का रेशियो ही कांस्टेंट है, तो ईटा भी कांस्टेंट ही होगा, है ना, क्योंकि एनर्जी का लॉस तो कहीं पे हो नहीं रहा। अगर हमारा टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, तो बेसिकली हमारा ईटा भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि उनका रेशियो ही कांस्टेंट है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारे करेक्ट कौन कौन से हो गए, A, B और C। हमारे करेक्ट A, B और C हो गए। तो पहले हमें यही 3 क्वेश्चन करने थे, कौन से वाले, मल्टीपल मैच के। नॉर्मली मल्टीपल मैच के क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल वाले इजी आ रहे हैं। पहला मॉडर्न फिजिक्स, फिर ये, फिर वो, 5, 6, 7। हो सकता है अगला क्वेश्चन भी इजी हो। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक बारी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। थोड़ा चाय पी लेता हूं मैं 2 मिनट, फिर देख लेते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका वैल्यू कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वेक्टर गिवन है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं एकदम क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऐसे आपको गिवन है, E इक्वल टू ई नॉट, कोई वैल्यू साइन की ओमेगा टी प्लस 4z प्लस 3y, ऐसे ही तो है, प्लस 3y। और यहां पे गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका I की तरफ है। तो सबसे पहले तो आपको निकालना है वेव ट्रेवलिंग किस तरफ कर रही है। वेव ट्रेवलिंग किस तरफ कर रही है ना, डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवलिंग क्या है। इसको बड़ा ही सिंपल वे में समझेंगे। ये तो ओमेगा टी है और आगे आता है के एक्स या के वाई या के जेड। अगर के एक्स हो इसका मतलब वेव जा रही है नेगेटिव एक्स में, अगर के वाई हो तो वेव जा रही है आपकी नेगेटिव वाई में। अब ये z भी है और y भी है और दोनों प्लस के हैं, तो वेव जानी चाहिए नेगेटिव z और नेगेटिव y के बीच में कहीं पे जानी चाहिए। किधर जाएगी, या तो आप लगा लो इक्वेशन वेक्टर वाला, या इसी को आप सिंपली एक उसमें कन्वर्ट कर लो, किसमें, यूनिट वेक्टर में। तो 3j प्लस 4k और इसका माइनस, डायरेक्शन तो ये होना चाहिए, इसका मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √25, मतलब वो तो खाली 5 ही होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड रख दिया मैंने 5। तो वेव एक्चुअली इस तरफ जा रही है। या तो आप इसको पूरा ही वेक्टर फॉर्म में लिखो k डॉट r करके, या एक कॉमन सेंस से लगा लो, अगर खाली kx है तो x में जा रही है नेगेटिव में, खाली kz है तो z में जा रही है नेगेटिव में। अदरवाइज ये अपना एक यूनिट वेक्टर है ना। तो ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। वैल्यू ऑफ ओमेगा कितनी है ये आपको निकालनी है, ओमेगा का वैल्यू कितना है। तो वो कैसे निकालें, ओमेगा का वैल्यू कैसे निकाले। ओमेगा का वैल्यू मेरा कितना होता है, ओमेगा अपॉन के इक्वल टू वी, ऐसे ही होता है। ओमेगा है 2πf, के है 2π बाई लैम्डा, 2π कट गया, वी लैम्डा इक्वल टू वी। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि इनका रेशियो ही निकालना है। के का वैल्यू कितना है 5, मैग्नीट्यूड, क्योंकि नॉर्मली हमारा के एक्स होता है ना, डायरेक्शन कोई मान लो तो हमारा के एक्स होता है, के का वैल्यू है 5, ओमेगा का वैल्यू आपको निकालना है, ओमेगा अपॉन 5 इक्वल टू, ये मेरा कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, ओमेगा इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 9। तो चलिए ये भी हमारा करेक्ट है, कौन सा वाला, ऑप्शन सी भी करेक्ट, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वेव, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो है ई नॉट बाई सी। अब यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ई नॉट बाई, अगर मैं इस पूरे का मैग्नीट्यूड लूँ तो ई नॉट बाई सी तो आया, साइन को बाद में 4j माइनस 3k को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, तो इसका तो मैग्नीट्यूड ही 5 आ गया। तो ये हमारा वैसे ही गलत हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज ही गलत हो गया। तो इसमें हमारा आंसर कौन कौन सा आया, इसमें हमारा आंसर कौन कौन सा आया, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर इज 0.5 पर मीटर। शायद ये हमसे पूछ रहा है के का वैल्यू क्या होगा, 2π बाई लैम्डा वाला के, है ना। तो 2π बाई उसी में आता है पर मीटर, तो के का वैल्यू तो 5 है, ये 0.5 तो है ही नहीं, के का वैल्यू तो 5 है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 8 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। तो सवाल नंबर 8 आपका एब्सोल्युटली करेक्ट। सवाल नंबर 8 का मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, सी इज करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग। तो यहाँ पे 2 करेक्ट है और 2 रॉन्ग है ना। ये थोड़ा सा मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मैं आना चाहिए, वैसा वाला क्वेश्चन है। 8 हो गए पूरे, टोटल 16 क्वेश्चन हैं, फटाफट से और भी कर लेते हैं, इसको ऐसे कि ऐसे ही कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये जो रॉड है ये थोड़ा टिल्ट होगा काफ़ी कम एंगल पे, ओसिलेशन में ही होता है, एंगल बहुत ही छोटा है। तो अज्यूम कर लेते हैं इसका आधा पार्ट तो इसमें है, आधा पार्ट उसमें है। तो इसमें अगर मैं इसको काफ़ी छोटे एंगल से टिल्ट करूं, काफ़ी छोटे एंगल से, है ना,
अगर मैं इसको बहुत ही छोटे एंगल से टिल्ट करूंगा तो क्या होगा? तो ये तो रॉड आपके यहाँ पे हिंज है, इसको मैंने बहुत ही छोटे एंगल से टिल्ट किया, तो ये है इसका L/2 नीचे वाले लिक्विड में, ये है इसका L/2 ऊपर वाले लिक्विड में। एक तो लगेगा बायोयांसी का फोर्स नीचे वाले के सेंटर ऑफ बायोयांसी पे Fb1, एक लगेगा ऊपर वाले के सेंटर ऑफ बायोयांसी पे Fb2, एक लगेगा डाउनवर्ड इसके पूरे रॉड के सेंटर ऑफ मास पे mg। अब इनका डिस्टेंस यहाँ से निकालना है हमें, इसका यहाँ से और इसका यहाँ से, और तीनों का टॉर्क निकालना है। बायोयांसी विल प्रोवाइड ए पॉजिटिव टॉर्क टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड mg विल प्रोवाइड ए नेगेटिव टॉर्क टुवर्ड्स द डिफरेंट पोजीशन। तो बायोयांसी प्रोवाइड करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, mg प्रोवाइड करेगा अलग पोजीशन पे। हमें अभी क्या करना है, हमें तीनों टॉर्क निकालने हैं, तीनों टॉर्क निकाल करके हमें उनकी वैल्यू पुट कर देनी है, इक्वल टू आई अल्फा कर लेना है। फटाफट निकाल लेता हूं मैं। आई का वैल्यू क्या होगा रॉड का अबाउट हिंज, अबाउट दिस हिंज यू ऑलरेडी नो इट इज ml²/3 इंटू एल्फा। ये तो हो गया आपका LHS। RHS में क्या होगा, ये नीचे वाले का, ऊपर वाले का और मिडिल का। तो मैं दोनों निकाल लेता हूँ। पहले निकालता हूँ बॉटम वाले का। तो बॉटम वाले में सबसे पहले तो बायोयांसी का फोर्स निकालूं। लिक्विड का डेंसिटी है 6 रो। वॉल्यूम डिस्प्लेस क्या हो जाएगा, L/2 तो उसका लेंथ है और उसका एरिया ले लेते हैं A। एरिया गिवन है, ए थिन रॉड है तो उसका एरिया A अज्यूम कर लेते हैं। ये हो गया उसका वॉल्यूम, ये हो गया ये, और इनटू इसका डिस्टेंस, ये L/2 साइन थीटा इंटू L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा। इंटू L/2 साइन थीटा। ठीक है, दैट इज अवर फर्स्ट टॉर्क। सेकंड वाले का टॉर्क निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रो, वैल्यू तो वही हो जाएगी L/2 AG, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा मेरा L/2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 और इसका आधा। ये पहला है आपका L/2, L/2 का आधा कितना होता है L/4। सो इट विल बी L/4 और इट विल बी 3L/4, और बाद में क्या हो जाएगा साइन थीटा, बाद में हो जाएगा साइन थीटा। ये एक का टॉर्क हो गया, ये दूसरे का टॉर्क हो गया। mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, mg का टॉर्क हो जाएगा mg इंटू L/2 साइन थीटा। ये मेरे 3 टॉर्क हुए, नीचे वाले पार्ट का, ऊपर वाले पार्ट का और mg का, है ना। तो ये मेरे 3 टॉर्क हुए, ऊपर वाले का, नीचे वाले का और mg का। इसको इक्वल टू आई थीटा कर देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, हमारा साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नेट टॉर्क निकाल लेते हैं, इस तरह से हम लोग नेट टॉर्क निकाल लेते हैं। आई क्या हो जाएगा ml²/3, m को मैं क्या पुट कर दूंगा, इसका लेंथ इंटू इसका एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ द रॉड रो। ये m को पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, m को हम लोग ऐसे पुट कर देंगे, m को हम लोग इस तरह से पुट कर देंगे, m को हम लोग इस तरह से पुट कर देंगे। अगर m को मैंने यहाँ पुट कर दिया, हमारा वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो m को मैंने यहाँ पुट किया, इक्वल टू आई अल्फा किया। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके इसकी वैल्यू आती है आपकी √3, n इक्वल टू √3। सो इट वॉज ए वेरी इजी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं सोचना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है ना। इट इज़ ए वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके Q0 से लेके Q5 टोटल 6 आपके हीट है, 5 आपके स्टीम इंजन है, और इस पूरे प्रोसेस का ईटा कितना है 211/243। तो आपको निकालना क्या है, इंडिविजुअल का ईटा क्या होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं पहले का T0 टेम्परेचर, दूसरे का T1, ईटा कितना होता है 1 - T0/T1। अब मैंने क्या किया, इसको शफल कर लिया, 1 - ईटा इक्वल टू T0/T1। दूसरे के लिए 1 - ईटा इक्वल टू T1/T2। ऐसे करके फिर मैंने सबके लिए निकाला, तो मेरा क्या आ गया, इतना। अब इस सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 5 बार ये T1 ऊपर नीचे कट जाएंगे, T2 अंत में आपका T4/T5 आएगा। इसको लिख सकते हैं 1 - ईटा नेट। तो इसको लिख सकते हैं 1 - ईटा नेट, है ना, 1 - ईटा नेट। भाई हमने क्या किया, T0/T1 ऐसे करके सारा निकाल लिया। तो हमने ऐसा करके सारा निकाल लिया। तो 1 - ईटा की रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 1 - ईटा नेट। यही होगा। अगर पूरा प्रोसेस ले ले तो T0 आएगा, T5 आएगा। अगर मैं इस पूरे को एक डब्बे में पैक कर दूं तो दिखेगा क्या मुझे, T0 और T5, और तो कुछ दिखेगा नहीं। अंदर क्या हो रहा है, अंदर का ये कहानी है, अंदर का ये कहानी है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ईटा नेट का वैल्यू कितना है 211/243। इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन ईटा इक्वल टू 1/3, दैट इज 0.33। दैट इज 0.33, ठीक है, दैट इज 0.33। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें पहले करने थे, मॉडर्न फिजिक्स वाले, वो मल्टीपल चॉइस वाले, वो रॉड वाला, ये हीट इंजन वाला, ये हमें पहले करने थे। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, हमारे 6 क्वेश्चन बचे हैं। फटाफट से हम लोग 6 क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। 11th है, 12th है, 13th, 14th, 15th एंड 16th। तो एक काम करते हैं, उल्टा चलते हैं। अभी 16 से लेके 11 पे चलते हैं, फटाफट से हम लोग 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या है, रॉड गिवन है, एक्सेस गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए कि ये अगर कोई मेरी रॉड है, इसके अबाउट हिंज निकालना है। तो चलिए ये इसका हिंज है। यहाँ पे नॉर्मली कितना होता था, ml²/3 कॉर्नर पे। अगर वो एक्सिस मेरा ऐसे है, तो अगर वो एक्सिस मेरा ऐसे है, कोई एंगल थीटा पे है, तो कितना होता था। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ml²/3 sin² थीटा। ये फार्मूला पता होना चाहिए, बस। नहीं पता तो डिराइव भी कर लो, एलिमेंट लो, इंटीग्रेट कर लो, है ना, डिराइव कर लो। ये पता है तो सारा मामला इजीली हो जाएगा। जैसे ये वाला है, ऑप्शन नंबर P है। ऑप्शन नंबर P में ये तो आपका ऐसे है और ये आपकी रॉड है, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो एंगल है आपका 45 डिग्री। एंगल आपका रॉड से कितना है, रॉड से एंगल लेते हैं एक्सिस से, है ना। तो ये रॉड है और ये एक्सिस है रॉड के पर्पस, इससे एंगल कितना है 45 डिग्री। ml²/3 sin² 45, sin 45 कितना होता है, वो होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो एक रॉड का हो जाएगा ml²/3 इंटू 1/2। यहाँ पर 2 रॉड है, एक ऐसे एक ऐसे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर आ गया ml²/3। तो P का आंसर क्या आ गया 5। अब यहाँ पे तो 3 रॉड है, यहाँ पे 4, यहाँ फिर से 2 रॉड है। तो
तो एस का आंसर क्या आएगा, ये रहा एक्सिस। एस का आंसर क्या आएगा भाई, एस का आंसर क्या आएगा, तो रॉड है और रॉड आपकी ऐसे घूम रही है, ये रॉड है, ये आपकी रॉड, और ये रहा आपका एक्सिस। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर है, ये कितना है आपका 60 डिग्री। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, और बाकी भी देख सकते हैं, क्यू एस सबका देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये एक का रॉड का कितना हो जाएगा ml²/3, और ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री। एक 60 है, एक आपका 30 है। Q का भी कर सकते हैं इसी तरह से, किसी का भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले P का तो आपका 5 ही होगा, तो ये तो मैं आपका डिस्कार्ड कर दूं, ये मैं आपका डिस्कार्ड कर देता हूं कि P का तो आपका 5 ही होगा। P का मैं आपका 5 कर देता हूं। अभी बचा S का कितना होगा, है ना, उसके बाद में Q का कितना होगा, R का कितना होगा। तो S का कितना, Q का कितना और R का कितना हमें वो निकालना है, वो निकालते ही हमारा काम हो जाएगा। Q का निकाल सकते हैं क्या, Q का हम लोग निकाल सकते हैं क्या, Q का, है ना। तो Q का आंसर है 134, 134 इनमें से कोई होगा। R का है 422, R का 4 और 2 में से कोई ना कोई होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही गिवन है, S का है 1 और 2, तो S का है या तो 1 या 2, इन दोनों में से ही कोई होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकाला मैंने, तो क्या होगा, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा आपका √3/2, दैट इज 3/2। तो ये मेरा हो जाएगा हाफ ml²/3 इंटू sin² थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है आपका, एक्सिस तो आपका ये है और उससे 60 डिग्री पे है, तो आपका हो जाएगा sin² थीटा। थीटा हम लोग कौन सा लें, थीटा ये लें कि ये लें। तो थीटा हमें बेसिकली, अगर एंगल आपका 90 है तो ml²/3 होना चाहिए। थीटा आपका ये वाला करेक्ट होगा, थीटा आपका ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट होगा। अब पहले क्वेश्चन में तो ठीक है 45 का कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो थीटा आपको लेना है रॉड के साथ में, थीटा आपको लेना है रॉड के साथ में एंगल कितना बन रहा है ना, रॉड के साथ में एंगल कितना बन रहा है, थीटा ये लेना है। तो यहाँ पर रॉड के साथ में आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, sin 30 1/2, sin² 30 आपका हो गया 1/4। ये एक रॉड के लिए दोनों का मिला के इतना हो गया, तो हमारा S का आंसर कितना हो गया 1। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। P का हो गया 5, S का हो गया 1। अभी Q और R का निकाल लेते हैं, Q और R का निकाल लेते हैं। and if you calculate it out, अगर आप कैलकुलेट करें तो क्या होगा, P का तो हो गया 5, ये मैंने पहले निकाला हुआ है ऑलरेडी, और S का मेरा कितना हो गया, S का मेरा हो गया ये 2, ml²/3 इंटू 1/ml²/6। तो P का हो गया 5, S का मेरा हो गया 2। अभी क्या बचा, P का 5, S का 2, Q और R निकालना है। तो Q का कितना होगा और R का कितना होगा। तो Q का निकाल लेते हैं, ये इसका एंगल है 60, उसका भी एंगल है 60। पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं 60 करके। तो ml²/3 इंटू रॉड से एंगल बन रहा है 60, साइन 60 होता है √3/2, तो ये मेरा हो जाएगा 3/4, और इंटू 2 कर लेते हैं, इंटू 2 कर लेते हैं, ml²/3 sin² इंटू 2, तो ये मेरा हो गया कितना ml²/2।
ये तो 2 रॉड का हो गया, इसका मिला करके हो गया आपका ml²/2। अभी इसका भी करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा और रॉड को आपको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। ये आपका L है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, वो आपका हो जाएगा L sin 60, यानी कि √3/2 L। अब इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इट विल बी 3/4 ml², एक तो यही हो जाएगा और प्लस ml²/2 यहाँ पर भी है। तो ये आपका आ गया आंसर नंबर 1। तो Q का आपका हो जाएगा 1, Q का 1 हो जाएगा, P का तो 5, Q का 1, बिल्कुल सही बात है, और S का 2। P का 5 हो गया, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ खाली एक फार्मूला आना चाहिए, ml²/3 sin² थीटा, थीटा इज द एंगल मेड फ्रॉम द रॉड। चलिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 में ये आपका लूप ऐसे अंदर घूम रहा है। तो पहले P का ही आंसर देखते हैं, P का आंसर क्या होगा। P का आंसर आप देखिए, अगर लूप अंदर घूमेगा तो एरिया का वैल्यू जो अंदर जाएगा वो हो जाएगा हाफ r² थीटा, एरिया इनसाइड द लूप, और आपका जो फ्लक्स है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू 1/2 r² थीटा। तो d∅dt कितना हो जाएगा आपका br²ω/2। तो d∅dt आपका हो जाएगा br²ω/2, b भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट। तो जब तक ये इसके अंदर पूरा जा रहा है आपका कांस्टेंट हो गया, और बाहर निकलते ही आपका उल्टा हो गया, आपका एरिया कम होने वाला है। तो P का आंसर कितना हो जाएगा? 3। तो P का आंसर आपका हो गया 3। अभी R का आंसर देखते हैं, R का आंसर क्या होगा। तो P का आंसर आपका 3 हो गया, R का आंसर आपका क्या होगा? 60 डिग्री। टोटल होता है 360, उसका 1/6 आपने लिया 60। जब ये अंदर जा रहा होगा तो आपका I आएगा, बाद में एरिया कांस्टेंट, बाद में बाहर निकलेगा तो I आएगा। R का आपका हो गया 1। P का आपका हो गया P का कितना हो गया आपका 3। P का आपका हो गया 3, R का आपका हो गया 1। P का 3, R का 1 क्या है?